मेनोपॉज इज द प्रोसेस और सीजन ऑफ मेंसेस को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, जो फीमेल में सिर्फ होता है। और इसके एज फैक्टर तकरीबन आफ्टर 40 ईयर्स होते हैं, लेकिन कुछ बिफोर एज बिफोर 40 एज या अर्ली एजेस में ये स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी कुछ वजूहत है वो आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। मेनोपॉज क्या है? इज रिलेटेड टू अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसका बेसिक ताल्लुक है, हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब इसका लेवल कम हो जाता है, जब द क्लाइंट और द फीमेल और द वुमन इज बिकमिंग एंटर इनटू द मेनोपॉजल स्टेज। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जब साइकिल होते हैं, जैसे साइकिल, तो इसमें हमारे पास हमारे पास एक स्पेस होता है, और इस स्पेस में क्या बन जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कल आप लोगों ने पढ़ा था, आप कोई अब बता सकते हो कौन सा फेज है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है? तो आप लोग प्लीज चैट में बता दीजिए कौन सा स्टेज होता है। या सर्जिकल एंड्यूस भी मेनोपॉज होता है। सर्जिकल एंड्यूस हमारे पास कुछ ऐसे पार्ट है, यूट्रस के कुछ पार्ट है, या इस तरह कुछ पार्ट्स को हम अगर रिमूव कर दें, तो इसकी रिमूविंग की वजह से भी आपके प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल या बनना क्या हो जाता है? डिफेक्टेड हो जाती है। मेनोपॉज की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, व्हाट आर द साइंस सिम्टम्स, क्या है? सीजेशन ऑफ मेंसेस है, ओकेजनल वेजोमेस्टर सिम्टम होते हैं, एट्रोपी ऑफ जेनिटरी यूरिनरी टिश्यू में अगर एट्रोपी हो जाए, साइज टिश्यू में कमी आ जाए इसके साइज में, इसकी वजह से भी है क्लिनिकल, ये साइन सिम्टम में आ जाते हैं। स्ट्रेस इनकंटिनेंस हो जाती है। और इसके अलावा हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस भी है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? आपने देखे होंगे कि फीमेल हजरात में ज़्यादातर जो फ्रैक्चर के चांसेस जो है आफ्टर मेनोपॉजल स्टेज होते हैं। मेनोपॉजल स्टेज ये है कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो है आपको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस जो है आफ्टर मेनोपॉजल होते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल ही कम हो जाता है। तो दिस इज द आल्सो लीडिंग कॉज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हम इसके कहते हैं, फोरोसिस मीन पोर्स बनना, और ऑस्टियो मीन बोन। बोन में ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं तो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाती है आफ्टर द मेनोपॉज। स्लीप डिस्टर्बेंस, दिस इज आल्सो द अनदर क्लिनिकल साइन सिम्टम और द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेनोपॉज। देखिए, ये कुछ अलामात हैं जो आपके मेनोपॉजल स्टेज में होती हैं। द द फीमेल और द वुमन एक्सपीरियंस such type of symptoms after the menopause. What are the treatment in nursing care? हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसकी नर्सिंग केयर में हम क्या कर सकते हैं? ड्रग थेरेपी में नो लॉन्गर इंकरेज द यूज ऑफ हार्मोन। हम इंकरेज नहीं करेंगे, यानी लॉन्गर यूज ऑफ हार्मोन का बताते नहीं है, हम बोलते हैं कि हार्मोनल यूज ज्यादातर ना करें, यानी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्योंकि अगर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लॉन्गर साइड के लिए करते हैं, तो दिस आल्सो लीडिंग कोज फॉर द मेनोपॉजल स्टेज। तो हम पेशेंट्स को और द क्लाइंट्स को हम टीच करते हैं कि लॉन्गर थेरेपी ना लें, क्योंकि इसका क्या, हेलो, अगर लॉन्गर थेरेपी लेंगे, हार्मोनल थेरेपी, इससे क्या होगा? रिलेटेड टू इंक्रीज इन रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। क्योंकि अगर हार्मोनल थेरेपी रहेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ सकती है। इसके अलावा स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकती है, हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ सकती है, डीवीटी डीप वेनस थ्रोम्बस के चांसेस बढ़ सकती है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ सकती है। तो दिस इज आल्सो लीडिंग कॉज फॉर व्हाट। तो इसलिए हम इंकरेज करते हैं कि फॉर लॉन्गर टाइम के लिए हार्मोनल थेरेपी ना लें। कुछ पेशेंट्स के लिए हम हार्मोनल थेरेपी, सही है। इसके अलावा हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट, व्हाट आर एंटी डिप्रेसेंट? तो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, रिलोक्सिपिन वगैरह एंटी डिप्रेसेंट है। ये नहीं वो कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में ये भी दे सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा ड्रग्स है हमारे पास, कौन से ड्रग्स हैं? बिस फास्फोनेट्स, जिसका नाम है फॉस्मेक्स, और एक्टोनिल के नाम से आ जाते हैं। तो दीज आर सच ड्रग, इसमें ये ड्रग वगैरह हम यूज करते हैं।
क्योंकि मेनोपॉजल स्टेज में स्ट्रेस इंड्यूस भी होती है, तो इसलिए हम ये ड्रग दे सकते हैं, ये ड्रग भी देते हैं फॉर द अब ये हमारे पास फर्स्ट जो प्रीवियस था वो हार्मोनल थेरेपी था, हम इंकरेज नहीं करें। नॉन हार्मोनल थेरेपी में हमारे पास क्या है, कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी गर्मी से बचाते हैं पेशेंट्स को। लूज फिटिंग क्लॉथ, ऐसे क्लॉथ प्रोवाइड करते हैं जो लूज हो, खुले वगैरह हो, ज्यादा टाइट ना हो। इसके अलावा मॉइस्चराइजिंग सोप्स एंड लोशंस, हम मॉइस्चराइजिंग सोप्स और लोशंस का बताते हैं। हेल्दी डाइट विद इंक्रीज विटामिन जी, हम हेल्दी डाइट में देते हैं और जिसमें विटामिन डी कंटेनिंग ज़्यादा हो, क्योंकि मेनोपॉजल स्टेज में ऑस्टियोपोरोसिस की चांसेस ज़्यादा होते हैं। विटामिन डी इसलिए देंगे ताकि चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। अगर चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होंगे तो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर की चांसेस कम हो सकते हैं। विटामिन और मिनरल सप्लीमेंटेशन देंगे और एक्सरसाइज थेरेपी का बताते हैं। तो दीज आर द अनदर ट्रीटमेंट मोडिलिटी फॉर द मेनोपॉजल वुमेन और क्लाइंट। हमारे पास फिर ड्रग थेरेपी में क्या है, ये हमने देख ली। ये हमारे पास फर्स्ट ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पेल्विक इम्प्लीमेंट्री डिजीज, जिसको हम पीआईडी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हो सकते हैं इन्फेक्शंस ऑफ द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज एंड पेरिटोनियल कैविटी को हम पेल्विक इम्प्लीमेंट्री डिजीज कहते हैं। तो इसकी कम्बिनेशन को, कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, पेल्विक इम्प्लीमेंट्री डिजीज इज द इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस को या फैलोपियन ट्यूब्स को या ओवरीज या पेरिटोनियल कैविटी में कोई इन्फेक्शन, कोई जख्म वगैरह इंजरी आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, पीआईडी कहते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की क्या कॉजेज हैं? द कॉजेटिव एजेंट्स आर गोनोरिया। गोनोरिया इज द क्या है, हमारे पास एक बैक्टीरियल वो है, और क्लैमिडियल इन्फेक्शन, ये भी हमारे पास गोनोरिया और क्लैमिडियल इन्फेक्शंस भी हैं। दिस इज another types of germs, gonorrhea और chlamydial infection, both are the names of the germs, जरासीम के नाम हैं। जो इन्फेक्शन स्प्रेड ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैल जाते हैं और इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, सही है। तो इसके पॉजिटिव एजेंट्स ये हैं। ये गोनोरिया भी बहुत खतरनाक बीमारी है जिसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, डबल एंटीबायोटिक्स, और क्लैमिडिया में भी हम ज्यादातर एंटीफंगल देते हैं। ये फीमेल में ज्यादातर चांसेस होते हैं और मेल में भी है। मैनिफेस्टेशंस क्या है, एब्डोमिनल पेन होगा इसके साइन सिम्टम। मैनिफेस्टेशन मीन साइन सिम्टम क्या होंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर हो सकता है, फीवर होगा, हो सकता नहीं होता है, और विजाइनल डिस्चार्ज होता है when the patient or the client is experiences the PID, सही है। और the PID or the main causes are gonorrhea and chlamydial types of germs which leading cause to this type of disease। डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस क्या है, हम विजाइनल कल्चर करते हैं और इसके डायग्नोसिस बनाते हैं कि आइदर इज दिस द पेल्विक इम्प्लीमेंट्री डिजीज और नॉट। तो वहां से एक सैंपल लेके फिर लेबोरेटरी भेज देते हैं और इसका कल्चर वगैरह करते हैं। पेल्विक इम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, क्या खराबी आ सकता है इसका डिजीज अगर इसका इलाज ना किया जाए। सेप्टिक शॉक करा सकता है, सेप्टिक शॉक का मतलब सेप्सिस कराएगा, सेप्टिसीमिया, और ये सेप्टिसीमिया लीडिंग कॉज फॉर द सेप्टिक शॉक। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, इनफर्टिलिटी करा सकते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब अनएबल टू फर्टाइल, द पेशेंट्स द पर्सन और द क्लाइंट इज अनएबल टू फर्टाइल। फर्टिलाइजेशन की इनएबिलिटी को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, सही है। यानी न्यू जनरेशन, न्यू रिप्रोडक्शन के लिए एबल ना हो पर्सन, इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, सही। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि जो जहाँ पर जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना होता है, अदर देन अदर देन दिस एरिया, जो प्रिस्क्राइब एरिया होता है, जो जहाँ पर प्रेगनेंसी का होना होता है फर्टिलाइजेशन, उसके बजाय, वहाँ के बजाय, यूट्रस के बजाय कहीं और हो जाए, दिस टाइप ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो पेल्विक इम्प्लीमेंट्री डिजीज की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हमें एबॉर्शन करना पड़ता है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल एम्ब्रॉयनिक लाइफस्टाइल नहीं होते, पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल we have to we have to abort we have to abortion for such type of pregnancy when there is occur place, यानी ectopic pregnancy अगर हो जाए, क्योंकि जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना होता है वो वहाँ पर फर्टिलाइज नहीं होता है।
तो अदर देन दिस एरिया को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और इसकी कॉजेज क्या है? फेब्रिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर में क्या है? ड्रग थेरापी है, एंटीबायोटिक थेरापी हो सकती है। फ्लूइड वगैरह के लिए बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और इसके अलावा हीट थ्रू एब्डोमेन, और अपने एब्डोमेन को गर्म रख के इसके इसके लिए जो खास करके हॉट वाटर वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। और सिट्स बाथ वगैरह का बताते हैं। सिट्स बाथ का मतलब पानी, गर्म पानी में पायोडीन वगैरह डाल के वो बताते हैं कि इसमें बैठ जाइए फॉर सम टाइम 15 मिनट, और आधे घंटे के लिए सिट्स बाथ इज द इनदर activity, is the another treatment modality for the फॉर द केयरिंग ऑफ द फेवलिक, यानी PID डिजीज के लिए हम करते हैं। और पेशेंट टीचिंग्स, लेकिन ये सिर्फ बात वगैरह इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। हम ज़्यादातर हेमोरॉइडेक्टोमी में करते हैं, जब पोस्ट हेमोरॉइडेक्टोमी के बाद हम करते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में ज़्यादा उसमें नहीं करते हैं। अगर किसी को PID में ज़्यादातर नहीं करते, इसमें ड्रग थेरापी करते हैं और पोस्ट फ्लूइड वगैरह का बताते हैं। सही है। इसके अलावा हम क्या करते हैं? पेशेंट टीचिंग प्रिवेंशन एंड ऑफ री इन्फेक्शन। पेशेंट को टीच करते हैं कि वी यूज बेसिन इन सिट्स बाथ, नॉट पायोडीन। सही है। फिर हम क्या करते हैं? पेशेंट टीचिंग करते हैं प्रिवेंशन ऑफ री इन्फेक्शन। हम री इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराते हैं। सही है। एंडो एंडोमेट्रोसिस क्या है? इज अनदर टाइप्स ऑफ डिजीज, प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। इन नॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी के बाहर पाए जाते हैं। तब एंडोमेट्रोसिस की क्या वो है? इसके इम्प्लीमेशन की क्या वजूहत हैं? इसकी बीमारी की, इन्फेक्शन की क्या वजूहत हो सकते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ये हो, द पेशेंट में एक्सपीरियंस डिस्मेनोरिया, डिफिकल्टी इन मेंसेस, पेल्विक पेन होगा। और इसके अलावा डिस्पेन्यूरिया होगा, डिसयूरिया होगा, डिफिकल्टी इन यूरिन, इनफर्टिलिटी होगी। इनफर्टिलिटी इज नॉट द साइन सिम्टम, लेकिन पेशेंट अनएबल टू फर्टिलाइजेशन की इनेबिलिटी होगी। और चॉकलेट सिस्ट इन ओरीज। सही है। डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं? इसके मेन डायग्नोसिस में हम लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से हम इसको एंडोमेट्रोसिस को डायग्नोस करा। मेडिकेशन डेट हेल्प एंड ट्रीटमेंट, वो कौन से मेडिकेशन है? जैसे एब्रोपिन है, इंसेट्स है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं। और इसके अलावा मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, यानी डीपो प्रोवेरा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके अलावा डेनाजोल और गुनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट देते हैं। एगोनिस्ट में कौन कौन से हैं? लेप्रोन और सेनरिल के नाम से आते हैं। तो दीज आर द मेडिकेशन विच आर द ट्रीटमेंट मोडिलिटी फॉर द एंडोमेट्रोसिस। इसमें नर्सिंग केयर, अगर ये आपका जो ट्रीटमेंट मोडिलिटी नाकाम हो जाए, फिर हम सर्जिकल थेरापी की तरफ भी चलते हैं। कंजर्वेटिव में हमारे पास कौन कौन? लेप्रोस्कोपी, लेजर सर्जरी है, लेप्रोटमी है, यूज एंड वुमेन हु डिजायर टू बियर चिल्ड्रन। और डेफिनेटिव में इसमें एक हमारे पास हेस्टेक्टोमी है। हेस्टेक्टोमी जो है, हम यानी यूट्रस को रिमूव कर लेते हैं। अगर अगर फर्दर डिजायर ऑफ बेबी बर्थ या चाइल्ड बर्थ की डिजायर ना हो, तो हेस्टेक्टोमी डायरेक्टली करते हैं, तो यूट्रस पूरा खत्म हो जाता है। तो द पेशेंट इज प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, हम प्रिवेंट करा सकते हैं। ये एंड स्टेज होता है, who no longer desire children। यानी hysterectomy होगी तो this type of woman is unable to deliver the baby for the in future। हाँ, ये कौन बता सकते हैं? विच ऑफ दिस डायग्नोस्टिक मेजर इज यूज्ड मोस्ट ऑफन टू कंफर्म द डायग्नोसिस? एंडोमेट्रोसिस को कंफर्म करने के लिए कौन सा ऑप्शन है आप लोग एंडोमेट्रोसिस को कंफर्म करने के लिए? आइदर CBC विद डिफरेंशियल डायग्नोसिस, पेल्विक अल्ट्रासाउंड है, या एक्सप्लोरेटरी लेप्रोस्कोपी है, या बायोप्सी, या एब्लेशन है? कौन सा है इसमें ऑप्शन? पेल्विक अल्ट्रासाउंड सर। पेल्विक अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा दूसरा कौन है भाई?
कोई दूसरा आंसर दो प्लीज, इसमें कौन सा ऑप्शन है? सर पेल्विक अल्ट्रासाउंड। पेल्विक अल्ट्रासाउंड, नो, आई एम नॉट एग्री। कोई दूसरा? सर बायोप्सी। नहीं, बायोप्सी, डायरेक्टली बायोप्सी की तरफ चलोगे? ये हालात है भाई। प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों ने पढ़ा है अभी। चलो, अभी ये देख लो, आप लोगों के लिए ऑप्शन है और जवाब दीजिए बाद में। विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट फॉर ट्यूटोरियल ऑन एंडोमेट्रियोसिस। यहाँ पर आप लोगों ने देखने की जहमत की है, यानी मैंने शेयर नहीं किया ना ये वाला। मैं शेयर कर लूंगा इंस्टेंट। और ये भी यूजफुल वीडियोस, इसको थोड़ा बहुत देख लीजिए फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एंड फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। सही है। हाँ सब। यस सर। इसके बाद हम अभी हम करेंगे फीमेल रिपोर्ट। रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हुआ ना?